संजय जी, देखिए, नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुल्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। पूरा झूठा आरोप है, बेबुनियाद आरोप है, दोनों अरोड़ा झूठा बेबुनियाद आरोप है। हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे। नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आज की और कल की ताज़ा खबर तो संजय सिंह ही हैं, जो आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और फिलहाल ईडी की कस्टडी में है। ईडी ने उनके ऊपर आरोप लगाया है कि शराब घोटाले में उन्होंने रिश्वत ली है और इसलिए उनसे पूछताछ की ज़रूरत है। उसके पहले आप पार्टी के मनीष सिसोदिया भी जेल जा चुके हैं और ऐसा कहा जा रहा है, अभी पता नहीं किस हद तक सही है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसी चर्चाएं चलती हैं राजनीति में कि अभी जल्दी ही बहुत ही 3-4 और 5-6 बड़े नेता जो है, उसमें मुख्यमंत्री स्तर के भी लोग शामिल हैं, ईडी के द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जा सकते हैं या उठाए जा सकते हैं, जो आम बोलचाल की भाषा में कहा जाए। अब ये तो चर्चा चली रही है, ये सब फिलहाल हो ही रहा है। अब इस चर्चा को फिलहाल आगे बढ़ाने के पहले आपको 2-3 चीज़ें बताना ज़रूरी है। उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जो हो रहा है वो इन टोटलिटी में क्या हो रहा है। अब बहुत पुरानी बात नहीं है, आप लोगों को याद भी होगा, ना याद होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। शिवसेना के नेता हैं संजय राउत, बड़े प्रसिद्ध नेता हैं। शिवसेना का जो अखबार सामना है उसके संपादक भी हैं और उनको भी एक मामले में ईडी उठा ले गई थी और उसके बाद जब वो मामला अदालत में पहुंचा तो अदालत ने कहा कि आपका तो इनका तो कोई केस ही नहीं बन रहा है, आप इनको क्यों ले आए, और बहरहाल वो छोड़ दिए गए, उनकी ज़मानत हो गई। उसी तरीके से जब अभी मनीष सिसोदिया का जो ज़मानत की अर्जी है, आज ही इत्तेफाक से सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा ईडी से कि भाई आप जो है आपकी कड़ियाँ नहीं आप बैठा पा रहे कि कैसे मनीष सिसोदिया को कहाँ से क्या पैसा मिला और कैसे क्या उन्होंने उस पैसे को लिया, इसके तमाम सबूत और साक्ष्य आप नहीं दे पा रहे हैं, इसको हमें दीजिए। तो आपको कितना समय लगेगा। तो इस पे ईडी के लोगों ने कहा कि अभी हमको थोड़ा समय चाहिए, तो अगली 12 तारीख उनको दे दी गई। यानी इतने दिन से मामला चल रहा है, अभी तक ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं, जैसा उन्होंने कहा। हो सकता है उनके पास साक्ष्य हों, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन बहरहाल इतने दिन से मामला चल रहा है, उसके बावजूद आज की तारीख में अदालत में दिखाने के लिए साक्ष्य उनके पास नहीं थे। संजय सिंह के मामले में भी यही हो रहा है। कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई तो ईडी ने 10 दिन के लिए उनको रिमांड पे मांगा, तो कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं, 5 दिन की रिमांड काफ़ी है और इनके खिलाफ भी मामला कुछ खास बन नहीं रहा। ऐसा बातें सामने छन के आ रही हैं। अब कुल मिला करके अगर आप इस पूरे सिनेरियो को देखें तो ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है और लोगों की समझ में भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, कि कुल मिला के ये मामला जो है राजनीतिक प्रतिशोध का है। भारतीय जनता पार्टी दोबारा पावर में आना चाहती है और उस रास्ते में ये सब सारे के सारे लोग रोड़ा है और इन्होंने पहले भी इस बात को दिखा रखा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राह में रोड़ा बनेंगे। संजय सिंह की स्पीचेस बड़ी फायरी होती थी राज्यसभा में, उसी के चलते उनको राज्यसभा से निकाल भी दिया गया और राघव चड्ढा का भी यही शुरू हुआ। राघव चड्ढा भी काफ़ी कुछ अच्छा बोलते थे। और रह गए अरविंद केजरीवाल, जिनकी जैसा कहा जा रहा है कि उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो अरविंद केजरीवाल तो हालांकि उनको भाजपा की बी टीम कहा जाता है, पता नहीं है या नहीं, भगवान जाने, लेकिन कुल मिला के वो कम से कम अपने जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी आंख में तो किरकिरी है ही जिस दिन से वो बने हैं। दोनों ही एक दूसरे को नेस्त नाबूद करने का कोई अवसर छोड़ नहीं रहे हैं। बहरहाल ये सब राजनीति चलता रहता है। अब यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल बहुत साफ साफ दिखाई दे रही है कि जो जो फिलहाल जैसा खबरें सामने आ रही, जैसी चर्चाएं हो रही हैं कि इंडिया गठबंधन जब से बना है उसके बाद से ये हुआ कि प्रतिपक्ष लगभग एक हो गया है। उसके चलते इस बात की आशंका बढ़ गई है कि पूरा एकजुट प्रतिपक्ष इंडिया गठबंधन के तौर पर जब वार करेगा तो उससे 37% वोट पार करके सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी हालत ख़राब हो जाएगी। इसका ऐसा कहा जा रहा है। और बहुत ही छोटा, अभी इतना तो नहीं कहेंगे, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल उसका उत्तर प्रदेश के घोसी में हुए उपचुनाव में देखा जा चुका है। वो वहाँ अमूमन आम चुनावों को सरकार का चुनाव माना जाता है, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में भी है और केंद्र में तो है ही, उसके बावजूद जो है
वहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी हार गई घोसी में, ये बात बड़ी काबिले गौर है, जिस पे लोगों ने गौर किया भी। ऐसा नहीं होता क्या है, ये पहले भी हो चुका है, अभी मैं उसका जिक्र करूँगा कि जब कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, उसके कारनामे जो हैं वो इतने नहीं होते कि वो उसको इस बात में मुतमईन कर सके कि अगला चुनाव अपने अपने कामों की वजह से वो जीत जाएगी, तो वो तरह-तरह की दुरपसंदियाँ करने लगती हैं। ऐसा भारत के इतिहास में पहले भी हो चुका है और फिलहाल भी वही हो रहा है। वो ये माना जाता है कि उन दुरपसंदियों के चलते जो है वो विपक्ष जो है इतना कमज़ोर हो जाएगा और अब उसका मतलब जो पूरा का पूरा जो ताना-बाना है सत्ता पक्ष से चुनाव लड़ने का, वो इतना ढीला हो जाएगा कि सत्ता पक्ष के चुनाव के मौके पर वो उससे लड़ नहीं पाएगा और सत्ता पक्ष दोबारा या तिबारा पावर में आ जाएगा, ऐसा माना जाता है, जो फिलहाल दिखाई भी दे रहा है, जैसी लोग चर्चाएँ भी करते हैं। फिलहाल जो हो रहा है, उससे यही साबित भी हो रहा है, चाहे मनीष सिसोदिया गए हों, चाहे संजय सिंह गए हों, चाहे आपके संजय राउत का जो ज़िक्र किया मैंने, वो सब, ये सारे के सारे लोग विपक्षी नेता हैं और कहीं न कहीं सरकार की आँख में किरकिरी है। ये भी हो सकता है, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि हो सकता है ये सारे आरोप सही हों। मैंने, क्योंकि जब तक अदालत का फैसला ना जाए कहा नहीं जा सकता है कि आरोप सही हैं या गलत हैं, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट में सुनवाई हो रही है, जिस तरीके से तारीख मिली है, जिस तरीके से ईडी साक्ष्य नहीं दे पा रहा है, उसके चलते ये बात कम से कम जो जिस इस पूरी लड़ाई में जो मतलब सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की है, इस पूरी लड़ाई में जिसको अंतिम निर्णय देना है, मतलब अंतिम निर्णय देना है, मतलब जनता, आम जन जो है उसके मन में कहीं न कहीं ये भावना घर करती जा रही है और ये एक परसेप्शन बनता जा रहा है कि कहीं न कहीं सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी वो विपक्ष को परेशान कर रही है ताकि चुनाव के समय वो अपनी पूरी तैयारी के साथ ना उतर पावे, ऐसा दिखाई दे रहा है। सच क्या है ये सामने आ जाएगा। और जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, बात फिर वही बार-बार बात आ जाती है कि यही पूरा का पूरा सिनेरियो जो था वो हिमाचल प्रदेश के चुनाव के समय और कर्नाटक के चुनाव के समय भी पूरा बना हुआ था और इस समय वहाँ पर क्या नाम है, मध्य प्रदेश के चुनाव में भी यही हो रहा है कि सारी की सारी दुर्विसंधियों के बावजूद हिमाचल और कर्नाटक में तो भारतीय जनता पार्टी हार ही गई और जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं अभी, तो हालांकि अभी से कुछ कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन बहरहाल जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो ये है कि शिवराज सिंह मामा की सरकार भी मध्य प्रदेश में शायद ना हो। राजस्थान में भी हालत तो खराबी बता रहे हैं। वसुंधरा राजे एकदम विद्रोह पर उतारू हो गई हैं। ये सब सारी बातें चल रही हैं। इसका मतलब ये बातें, इनका ज़िक्र मैंने किस लिए किया कि कहीं न कहीं ये बातें ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि विपक्ष को अपने ईडी से, सीबीआई से और इनकम टैक्स से सबसे डराने की वजह से चुनाव में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि कहीं न कहीं जनता के बीच में परसेप्शन ही बनता है कि विपक्ष जो है वो उसको सत्तापक्ष परेशान कर रहा है ताकि वो पावर में ना आ पाए। तो ये परसेप्शन अगर बन जाता है, तो ये आप बिल्कुल मान के चलिए कि फिर जो उस फिर सत्ता पक्ष के पास कितना भी पावर हो, कुछ भी हो, वो कुछ करने में असमर्थ हो जाता है, जो क्योंकि अल्टीमेटली तो चुनाव में ही उन लोगों को उतरना होता है। अब ये बात तो यहाँ तक तो बात है। अब मैं एक बात और बताऊँगा, हालाँकि ये चर्चा भी तमाम बार हो चुकी है, मैंने ही 2-3 बार की, लेकिन अब चूँकि ज़िक्र है तो फिर करना पड़ रहा है। लगभग यही हालत जो थी वो 1975 में थी। इंदिरा गांधी अदालत में अपना मुकदमा हार चुकी थी और उनके उनके पूरे के पूरे राजनीतिक अस्तित्व पर सवालिया निशान लग चुका था, जिसके चलते इमरजेंसी आई और उसके बाद चुनाव हुआ। इमरजेंसी में यही किया गया, सारा का सारा विपक्ष एकदम से जेल में भेज दिया गया और पत्रकारों के ऊपर भी तमाम क्या नाम है वो पाबंदी लगाई गई। लेकिन उस समय ऐसे पत्रकार भी थे जो फिलहाल अब नहीं पाए जाते हैं कि खुशवंत सिंह सीधे जो थे वो इंदिरा गांधी से मिलने पहुंच गए, उन्होंने सीधे इमरजेंसी के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया कि क्या कर रही हैं आप। और इंदिरा गांधी भी, जैसा पढ़ा मैंने, मतलब मैं देखने के लिए तो था नहीं, लेकिन जैसा पढ़ा और अच्छे अखबारों में उसमें पढ़ा तो सही बात होगी। इंदिरा गांधी से अकबका गए, उन्होंने कहा कि अरे मुझे तो पता ही नहीं कि लाइट वाइट भी अखबारों की काट दी है, रुको मैं देखती हूँ, ऐसा उन्होंने खुशवंत सिंह से कहा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि खुशवंत सिंह जैसी पर्सनैलिटी के अपने पत्रकार हैं, उन्हें वैसा प्रेस रह गया है, लेकिन बहरहाल जो भी हो। और साथ ही साथ ये भी है कि अभी जो तमाम पत्रकारों पे भी छापे पड़े हैं, उन लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए गुहार लगाई, कहा कि आप मामले को देखिए क्या होता है। यानी कुल मिला करके माहौल जो है लगभग वैसा ही बन चुका है जैसा इंदिरा गांधी के ज़माने में था। और यहाँ पर एक चीज़ और गौर करने की बात है जो मैं कहूँगा, आप लोगों को भी पता होगा ना पता होगा, मैं बता रहा हूँ कि तब की इंदिरा गांधी और आज के नरेंद्र मोदी में बहुत फ़र्क है।
तब की इंदिरा गांधी एक तरीके से हिंदुस्तान की एक छत्र नेता थी और पूरे भारत पर लगभग लगभग कांग्रेस का ही शासन था। कुछ जगहों पर विपक्ष अलबत्ता प्रभावी था। और जबकि इस समय स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है और कुछ राज्यों में भी है, लेकिन एक ही लगभग लगभग ये मान के चलिए कि केंद्र को छोड़ दीजिए तो राज्यों में से 5-6 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगभग उससे कहीं ज़्यादा राज्यों में विपक्ष की सरकार है, केंद्र की बात जाने दीजिए। यानी इंदिरा गांधी जैसी एक छत्र शासन करने वाली महिला भी जब उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए अनैतिक काम किए और सत्ता का दुरुपयोग करना शुरू किया, तो इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में बुरी तरीके से हारी और ऑलमोस्ट उनकी हालत बड़ी ख़राब हो गई। बहरहाल वो जुझारू महिला थी, फिर जूझियों सामने आई, 80 में वो चुनाव भी जीत गई। लेकिन वो चुनाव जीतना और उसमें जो उनकी एक मैकियावेलियन प्रवृत्ति थी वो भी प्रभावी रही और साथ ही साथ उनका जो पुराना क्या नाम है रिकॉर्ड था प्रधानमंत्री के रूप में वो भी प्रभावी रहा, इसलिए वो 30 साल बाद वापस सत्ता में आई। भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा नहीं लगता कि उनके पास न तो उनके किसी भी नेता के पास न तो इंदिरा गांधी जैसा एक क्या नाम है प्रभामंडल है और न ही वैसी उनकी पर्सनैलिटी, प्लस साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी तब की कांग्रेस की तरीके से पूरे भारत की एक छत्र स्वामिनी नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है। ऐसे में और लास्ट में ये बात मैं कहूँगा कि सत्ता और विपक्ष की इस लड़ाई में जब सारे साम दाम दंड भेद अपनाए जा रहे हैं, तब 77 में भी ऐसा ही हुआ था और अभी भी ऐसा ही हो रहा है कि जिसको अंतिम फैसला देना है जनता, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है और उसके बीच में परसेप्शन लगातार जो भी बनना है वो बन रहा है कि कहीं न कहीं सत्ता पक्ष जो है विपक्ष के साथ न्याय करने पर उतारू है। ये परसेप्शन अगर बन गया फाइनली, तो ये मान के चलिए कि ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है, वो कितनी भी अपने आप को प्रभावी माने, चाहे उसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी भी हद तक अपने पीछे लगा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिमाचल में भी जुटा था, कर्नाटक में भी जुटा था और ये जो 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ भी जुटा हुआ है। मध्य प्रदेश में तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत पुराना वो एक गढ़ ही है वो, लेकिन इसके सबके बावजूद जैसी खबरें आ रही हैं मामला गड़बड़ा रहा है। इसलिए जो इस समय हो रहा है, चाहे संजय सिंह की गिरफ्तारी हो, चाहे संजय राउत की गिरफ्तारी की गई, चाहे सिसोदिया हो, मैं फिर एक बार कह के बात खत्म करूँगा कि हो सकता है इन लोगों ने गड़बड़ी की हो, क्योंकि आज का जो राजनीतिक माहौल बन गया है, जो चुनावों का पैटर्न बन गया है, जो चुनाव में जो खर्चा हो रहा है, उसको राजनीतिक दल अपने चंदे से नहीं पूरा कर सकते। कहीं न कहीं सारे ही राजनीतिक दल जो हैं कहीं न कहीं दूसरे कामों में लिप्त है। वो पकड़े जाए ना पकड़े जाए वो एक अलग बात है, लेकिन अगर जनता के बीच में परसेप्शन बन गया, जैसा मैं फिर कह रहा हूँ कि सत्ता पक्ष जो है मनमानी और धांधली पोत रहा है और ज़बरदस्ती और मनमानी पोत रहा है, तो कहीं न कहीं ये सत्ता पक्ष के लिए बहुत ही घातक होगा। चुनाव बहुत दूर नहीं है और अगर कहीं जो 4-5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी हार गई, जैसा कि संकेत मिल रहे हैं, तो ये मान के चलिए फिर ना काम ईडी आवेंगे, ना इनकम टैक्स आवेगा, ना सीबीआई आवेगी, फिर तो जनता का ही फैसला होगा जिसको देखना मुनासिब होगा। तब तक के लिए इंतज़ार किया जा सकता है, बहुत दूर नहीं मामला। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि मैं और भी ऐसी एनालिसिस और बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।